We're going to get started. Sweety, welcome on Thank you. Rugby India 360. मैं शुरू करना चाहता हूं जहां से मुझे भी जानकारी नहीं है। हालांकि मैंने आपके बायो के बारे में पढ़ा है, क्या हुआ था, कौन से स्कूल में गई थी, एसएस गर्ल्स हाई स्कूल, उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में आप हो, वो सब तो ठीक है। लेकिन सबको बहुत जिज्ञासा है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो हम रग्बी के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। हम पहले से के बारे में बात कि आप जब पैदा हुए थे बिहार में, गांव में या शहर में, मुझे नहीं पता, फर्स्ट 8-10 साल फैमिली में कैसा रहा, और उसके बाद स्पोर्ट्स और रग्बी में आ जाएंगे। तो यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब मैं एक छोटे से गांव में जन्म ली तो मेरा मतलब इतना अच्छा नहीं था। मतलब गांव में ऐसे ही खेलते कूदते रहते थे बच्चों की तरह, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन पापा ने सोचा कि ऐसे करते रहेगी तो शायद लाइफ इसका बहुत बेकार हो जाएगा, तभी उन्होंने स्कूल में एडमिशन करा दिया। फिर भी मैं जाने को तैयार नहीं थी, मुझे पढ़ाई नहीं करना, मुझे खेलना है। भाई बहन कितने थे? हमारे 6 कुल मिला के 6, आपको मिलाकर 6। ठीक हाँ। है। और आप उसमें आप थर्ड थे? नहीं, फोर्थ। ठीक है। अच्छा। हाँ। तो आमदनी, इनकम, खाना पीना वो सब ठीक ठाक था एज यू वर ग्रोइंग अप? क्या तकलीफें थी? हाँ, नहीं, पहले बेहतर था, मतलब एडजस्ट कर ले रहे थे पापा मम्मी, ऐसा कुछ नहीं कि तो आप कोई कितने चीज में वर्ष कमी। जब स्कूल में आपको भर्ती किया गया था? कैसे? आपको स्कूल में भर्ती किया गया था ना? हाँ। तो वहां से शुरू कीजिए। हाँ, मैंने तभी शायद 6 साल की थी, तभी उन्होंने स्कूल में डाल दिया, लेकिन स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने जबरदस्ती दोस्त लोग के साथ में जाने लगी। तभी उधर ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप होता है स्कूल में, तो उन्होंने ये करवाया, तो मैंने उसी को ज्वाइन स्कूल से ही एथलेटिक्स कर रही थी। तभी एथलेटिक्स में करते करते और एथलेटिक्स करती थी, और मतलब यहाँ पे एक अच्छे ग्राउंड नहीं है क्योंकि ये गांव है, तो यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, तो भी मैं रोड पे रनिंग कर ले रही थी या फिर घर में कर ले रही थी, या गंगा नदी हमारे घर के बाजू में है तो उधर जाके रनिंग कर ले रही थी बालू पे। ऐसा कुछ हो रहा था। तो हमारा फाइनल इवेंट्स कौन से थे? मैं मानता हूं कि तुम उम्र तो छोटी थी, लेकिन स्प्रिंट्स थे कि लॉन्ग डिस्टेंस थे? गांव में ऐसे स्कूल में जहां पे एथलेटिक्स हो, ये भी काफी विचित्र बात है ना स्वीटी? हाँ, तो वो गवर्नमेंट का गेम आता था तो उसमें जाते थे। बट हमारा शॉर्ट रनिंग था, हम 100 मीटर, 200 और लॉन्ग जंप, ये 3 इवेंट करते थे। तो हमारा बेस्ट 100 मीटर था, उसके बाद लॉन्ग जंप भी बहुत बेहतर कर लेते थे, तो इसीलिए ये सबको मतलब अपना मेन इवेंट बना के रखे थे। तो तुम्हारी उम्र कितनी थी जब तुमने एथलेटिक्स शुरू किया था? उस टाइम 14 years old। हाँ, ठीक है। तो मतलब 6 साल की उम्र से 14 साल तक आपने कुछ खेल कूद किया, लेकिन या कुछ नहीं कि अचानक 14 साल की उम्र पे आप एथलेटिक्स में शामिल हो गए? नहीं, उसके बीच में हमने कोई गेम नहीं खेली थी, और मतलब ऐसे ही बस स्कूल जा रही थी। बट स्कूल में मतलब ऐसा कुछ पता नहीं था कि स्पोर्ट्स क्या होता है। जब भी स्कूल में क्लास जब भी मैं क्रॉस करते गई, जब भी हम आगे बढ़ते गए, तभी पता चला कि एक स्पोर्ट्स होता है जिसमें खेला जाता है, सभी लोग खेलते हैं, उसमें कुछ मिलता है। तो ऐसा करके मुझे पता चला, तभी लगा हाँ एथलेटिक्स कुछ है, तो मुझे भी रनिंग करना चाहिए। तभी मैंने रनिंग करना शुरू की। ठीक है। तो अब तुम 14 साल की हो, तुम एथलेटिक्स कर रही हो, 100 लॉन्ग जंप और 200 ना? हाँ। और इसमें आप फर्स्ट आ रही हो? हाँ, इसमें हमने कई बार नेशनल्स भी खेल चुके हैं। नहीं, ठहरो, हमारे पास बहुत समय है स्वीटी, ठहरो। तो 14, 15, 16 साल, कितने साल के लिए आपने स्कूल एथलेटिक्स में आपने भाग लिया? और फिर क्या हुआ? मतलब इंटर स्कूल या कुछ आपको सेलेक्ट किया गया था? तो ये आपका जो सफर है, स्कूल में आप एथलेटिक्स कर रही हो, आप फर्स्ट आ रही हो, सबको पता है फर्स्ट आओगी, लेकिन उसके बाद, क्योंकि हमें पता है कि तुम
अंडर 18 गर्ल्स टीम में रग्बी पहली बार आपने खेला था अंडर 18 में। 3 साल में क्या हुआ कि आप अचानक स्कूल एथलेटिक्स में जाके, बाहर एथलेटिक्स करके, फिर रग्बी में जाके, फिर बिहार के लिए आपने खेला। तो ये जो 4 साल का जो सफर है, इसके बारे में बताओ संक्षेप में, ये 4 समय लो। हाँ, ये 4 साल हमारा कुछ ऐसा था। मैंने यहाँ पे पढ़ाई की गांव में, उसके बाद गांव से मुझे शहर में एडमिशन करा दिया गया, तो मैंने उधर एसएस गर्ल्स हाई में एडमिशन कराई। तभी उधर भी फिर से ये स्पोर्ट्स का ये आया, तो उन्होंने बोला कि ये मतलब स्कूल में स्पोर्ट्स होने वाला है करके। तो उन्होंने बोला कि ये एसडीएफआई का है, जो ये आगे तक जाएगी, जो यहाँ पटना खेलने जाओगे, फिर वहां से जीतोगे तो नेशनल्स खेलने जाओगे, अपने बिहार को रिप्रेजेंट करोगे। तो मैंने बोली मैं भी करूंगी। तो मैंने उस टाइम मिली एक सर से, तो उन्होंने फाइनली मेरा कर दिया। तो मैंने एसएस गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई करते करते उधर से एथलेटिक्स फिर से स्टार्ट की। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया करके कुछ दिनों, उसके बाद फिर उधर उन सर से मिली, तो उन्होंने मोटिवेट किया कि आप करो, अच्छा करोगी, क्यों छोड़ दे रहे हो। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसीलिए छोड़ दे रहे थे। बट उन्होंने फिर से मोटिवेट किया, तो हमने फाइनली फिर 9th क्लास से हमने करना शुरू किया। तो 9th क्लास से हमने करना शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करोगे तो यहाँ तक जाओगे। फिर मैंने उसका स्टेट मीट खेलने गई, उसी का स्टेट मीट खेलने गई। तो मैंने रग्बी एसोसिएशन के सचिव पंकज कुमार ज्योति सर से मिली। उन्होंने बोला कि आप रग्बी खेलो, आपका स्पीड काफी अच्छा, आप बहुत बेहतर करोगे। तो उनके बताया उन्होंने, और तभी उनके बताए मतलब बातों पे मैंने ध्यान दिया। घर में आके मैंने किसी से पूछी भी नहीं कि हाँ मुझे रग्बी खेलने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मैंने बिना बताया रग्बी खेलना शुरू कर दी। पापा मम्मी किसी को पता नहीं था। मुझे लगा शायद मैं बताऊंगी तो वो ना कर देंगे, इसीलिए मैंने बताई नहीं थी। उस वक्त तुम्हारी उम्र कितनी थी? उस टाइम हमारी उम्र वही 14-15 समथिंग। तो अगर तुम्हें जिंदगी के बारे में मतलब कामयाबी के बारे में आप सोच रही थी, तो इसमें आपको कामयाबी एथलेटिक्स में भी मिल सकता था, तो क्यों आपने शिफ्ट किया? कामयाबी मिल सकती थी, और हमें एक अच्छे कोच नहीं मिल रहे थे एथलेटिक्स के। जैसे कोच होना चाहिए था वैसे कोच नहीं मिल पा रहे थे। तो इसीलिए हमने सोचा कि सर बोल रहे हैं कि बेहतर है, और भी बहुत पहले से भी प्लेयर थे, जैसे हमसे पहले सीनियर प्लेयर है श्वेता साई हो गई, और भी प्लेयर थे। तो उन्होंने ये बोला कि ये खेल रही है तो शायद ये भी एथलेटिक्स ही करती थी, इसका भी स्पीड अच्छा था, ये भी खेल रही है तो तू भी आ जा, तू भी बेहतर करेगी। तो मुझे लगा कि शायद मैं बेहतर करूंगी। तो मैंने सर की बातों को माना और फिर मैंने रग्बी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो फिर एक दिन आता है जब आपको मम्मी डैडी को बताना पड़ता है कि मैं अब एथलेटिक्स के बगैर अब मैं रग्बी खेलना मैंने शुरू किया है, तो उसके बारे में बताइए। जब भी फर्स्ट इंडिया कैंप में हमारा सिलेक्शन हुआ तो मुझे पासपोर्ट का जरूरत हुआ, तभी उनको बताना पड़ा। उन्होंने उन्होंने पता था? नहीं, जब तभी तक उनको पता नहीं था। जब भी मैंने बोली कि मुझे पासपोर्ट चाहिए, तभी उन्होंने बोलते हैं कि पासपोर्ट क्यों चाहिए, क्या काम है, जो एथलेटिक्स में कौन सा इतना अच्छा काम कर ली जो पासपोर्ट चाहिए। देखो जो एथलेटिक्स में तो इतना जल्दी मतलब इंटरनेशनल खेलना ये मतलब बहुत मुश्किल की बात है। तो उन्होंने आश्चर्य करने लगे। तो मैंने बोली कि मैं एक नया गेम खेल रही हूँ रग्बी, जो शायद आपको नहीं पता होगा, पुराने जमाने में लोग खेला करते थे ऐसे। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, जो वैसे कब का जरूरत है। तभी मैं उनको बोली कि आप बनवा दो, बाकी गेम का डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी कि क्या है रग्बी नहीं है करके, या तो फिर आप लाइव देख लेना, ऐसे करके मैंने उनको बोल दी। तभी उन्होंने बोला ठीक तभी उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा पासपोर्ट हम बनवा देते हैं। Oh God, sweetie, what a story to get this. Anybody who doesn't understand Hindi, please send it up on your comments, because otherwise I'm not going to bother translating. We're having such fun. So if I don't get someone saying please translate, I'm not going to stop. Okay, I'm watching all the comments. नहीं ठहर स्वीटी, अब मुझे एक सांस लेने दो। तो मैं मम्मी डैडी हूँ, मुझे आपने बताया कि मुझे पासपोर्ट चाहिए। हमने पूछा क्यों, आपने कहा नहीं मुझे खेलना है, टीम के साथ हम बाहर जा रहे हैं।
उन्होंने कहा लेकिन खेल क्या है, और तुमने कहा रग्बी। उन्होंने कहा रग्बी क्या होता है, तुमने कहा हम्म, कि बाद में पहले तो मुझे पासपोर्ट बनवाओ, उसके बाद अगर मैं नहीं भी बताऊं तो आप लाइव पे देख लेना। हाँ। तो आपने जाने से पहले आपने कुछ बताया, कुछ दिखाया, या आप गई और उसके बाद उनको पता चला कि ये लड़की इतना रफ भी खेल रही है? मैंने उनको दिखाई नहीं, सिर्फ डिटेल दे दिया था, बट मैंने वीडियोज नहीं दिखाई थी। मैंने उनको बता दिया कि रग्बी ऐसे खेला जाता है पापा, इतना बड़ा ग्राउंड होता है, इतने सारे प्लेयर होते हैं, बॉल लेके भागते हैं, एक दूसरे पे गिरते हैं, ऐसे लड़ते झगड़ते हैं बॉल के लिए। सिर्फ इतना बताई थी, बाकी उन्होंने मैच हमारा लाइव देखा। और आप कहीं कहाँ पे गई थी पहले? हम दुबई ओलंपिक क्वालिफाइज गेम गए थे 2017 में। सो आप 17 साल की थी, हाँ। और वहां पे आपको कैसा लगा? नाउ नाउ कभी आपको शायद पता नहीं हुआ था होगा कि एक दिन मैं देश के लिए एक खेल खेलूंगी, और अब आप आते हो 17 साल की उम्र में, उस तजुर्बे के बारे में बताइए। ये- मुझे तो कभी बिलीव नहीं था कि मैं इतना आगे तक जाऊंगी और अपने देश के लिए खेलूंगी। मुझे लगा कि ये अचानक से रग्बी आया, मतलब मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। अचानक से आया और हम भी चेंज हो गए, और पूरा मतलब बोले तो कि रग्बी आया तो हम पूरे चेंज हो गए। पहले एथलेटिक्स में कुछ और था, रग्बी में कुछ और हो गया। बहुत ज्यादा पहचान। फिर मैं जब फर्स्ट टाइम दुबई खेलने गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इंडिया के लिए खेल रही हूँ। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी वहां पे रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम गई तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था इतने बड़े बड़े प्लेयर को देख के। मैं तो 17 की इतनी छोटी छोटी सी थी, बट और भी सारे प्लेयर को देख रहे थे तो ऐसा डर लग रहा था कि इतने लंबे हैं और ये 17 ईयर्स ओल्ड है, ऐसे कर देख के लग रहा था। बट मैंने फिर सोची कि नहीं, हम अपने टीममेट से बात भी की कि इतने लंबे लंबे लोग हैं और ये 17 साल की है मात्र। तो उन्होंने बोला हाँ, इनका ऐसा ही कुछ होता है कि ये लंबे दिखते हैं बट बहुत उम्र के बहुत कम होते हैं, ऐसा करके उन्होंने बताया। मैंने बोली हाँ ठीक है, फिर खेल लेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैंने फर्स्ट मैच खेली और काफी अच्छा रहा। मेरे को उम्मीद नहीं था कि हम अच्छा खेलेंगे, या चाहे हमारे टीममेट्स को ये उम्मीद नहीं था कि हम अच्छा खेलेंगे करके। बट हमने काफी अच्छा खेला। हमारे टीममेट्स जो भी थे उनको मतलब बिलीव हो गया कि हाँ, स्वीटी वाकई में अच्छा खेल सकती है। ओके। और इंडिया जर्सी कैसा लगा पहनने में? बहुत अच्छा लगा जब भी फर्स्ट टाइम मुझे नासिर सर ने ऐसे जर्सी धराया, तो बहुत अच्छा लगा कि मैं ये चीज पकड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। और बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे थे कि कब ये जर्सी हमारे पास आए, कब इसको मैं पहनूं, हमारे इधर भी लोगो रग्बी इंडिया लिखा रहे। मैं मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था अंदर से, मतलब खुशी का आंसू आ रहा था कि आज फाइनली ये जर्सी मुझे मिल गया। और वहां पे उन्होंने राष्ट्रीय गीत बजाया था दुबई में, नेशनल एंथम वहां पे वो प्ले करते हैं क्या? नहीं, वो प्ले नहीं किए थे, लेकिन हमारे जो कोचेस थे उन्होंने किया था। अच्छा। कितने दिन के लिए गई थी आप दुबई? 3 डेज के लिए। वहां पे सबसे यादगार एक अच्छा एक याद, और एक जहाँ पे डर लगा हुआ होगा या थोड़ा खराब लगा हुआ होगा, दो चीजें आप याद कीजिए उस टूर्नामेंट से। हाँ, डर एक जगह पे लगा जब भी हमारा जापान टीम के साथ मैच था। जापान टीम के साथ मैच था तो उनके विंगर काफी अच्छा थे। मतलब उस टाइम हम अपने आप को बेहतर नहीं मान रहे थे, बट उनके विंगर जो थे मतलब बहुत अच्छे थे। तो मेरे को उनको देख के डर लग रहा था कि ये कैसे स्टेपिंग ले रहे हैं, बाहर अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने काफी अच्छा खेल रहे थे। तो उस मोमेंट पे मेरे को डर लगा कि पता नहीं हमारे कोचेस हमको क्या बोलेंगे जब भी मेरे को देख रहे होंगे। तो उस टाइम उस मोमेंट पे बहुत डर लग रहा था कि उनका विंगर काफी टैलेंटेड था। आपके और हमारी कोच उस टाइम नासिर सर थे। दुबई में हाँ। ये एक ही खेल है जहाँ पे हमारे पूर्व कैप्टन नासिर 8 साल के लिए कैप्टन रहे। वो कोच कर रहे हैं अंडर 19 गर्ल्स में।
मैंने शायद किसी और खेल में ज्यादा देखा नहीं, इतना एक गिविंग बैक टू द गेम जैसे कहते हैं अंग्रेजी में। ओके स्वीटी, नाउ अब तुम घर वापस आती हो, अब उन्होंने देख लिया है खेल कैसा है, तुम कैसा खेलती हो। अब घर जाकर रिएक्शन मुझे बताओ, क्या हुआ घर जाकर, माँ, आपके बाप और आपके भाई बहन। घर जब वापस आए तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन की। पहले वो लोग बोले कि तुम कभी आ रहे हो, तो मैंने बोली कि मैं आ रही हूँ, जो इतने इतने टाइम में हमारा दिल्ली से फ्लाइट है, फिर हमें इतने इतने टाइम में घर को पहुंच जाएंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है फिर। तो उन्होंने पहले तो अच्छे से हमारा वेलकम किया, फिर घर पे आए तो बहुत सारी बातें पूछे, कैसा कंट्री था, फिर नए टीम के साथ खेल के कैसा लगा, ये सारी बातें पूछे। फिर हमने शेयर किया, फिर मैंने पूछी कि क्या आप लोग को गेम कैसा लगा, तो उन्होंने बोला इतना टफ गेम है, मुझे पता नहीं था। तो मैंने बोली कि फाइनली आपने देख तो लिया ना, तो उन्होंने बोला हाँ मैंने देख लिया, बट तुम्हारी 2 टीममेट्स को चोट भी लगा, बहुत ज्यादा चोट लगा। तो उस समय सुमित्रा और संध्या को चोट लगा था इधर पीछे में, तो वो दोनों ग्राउंड से बाहर हो गए थे। तो उनके माइंड में वही चीज था कि उन दोनों प्लेयर को काफी ज्यादा चोट लगा, तो वो ग्राउंड से बाहर थे। तो वो ठीक तो है ना अभी, तो मैंने बोली हाँ वो ठीक है, जो कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा सा चोट था इसीलिए बाहर आना पड़ा। तो बोली कि हाँ वैसे बहुत टफ गेम है, जो मुझे पहले पता होता तो शायद नहीं खेलने देते, लेकिन अभी फाइनली एक बार इंडिया रिप्रेजेंट कर गए हो और पासपोर्ट भी फाइनली बन गया, तो मना नहीं कर सकते, खेलो फिर जो होगा देख। Sweetie, I think she's frozen. Hang on, guys. हाँ, अच्छा, और भाई बहन ने क्या कहा, उन्होंने कुछ देखा था, उन्होंने मैचेस देखे? हाँ उन्होंने मैचेस देखे थे, बट वो आए तो वो लोग भी मतलब आश्चर्य कर रहे थे कि तुम इतना टफ गेम कैसे खेल रही थी दीदी, चाहे जो भी हो मतलब। तो हमने बोली कि खेल लिया ना फिर, तो बोली कितना मतलब इसमें पकड़ा पकड़ी होता है, बॉल छीनने के लिए कैसे एक दूसरे पे चढ़ जाते सब। तो तो मैंने बोली हाँ जो उतना होते रहता है गेम में, बट तो क्या किसी का कोई टूटता वूटता नहीं है? हम बोले नहीं टूटता क्या है, जब भी हम अच्छे से खेलते तो टूटता नहीं है। जो नहीं ऐसे जो ऐसे हम एक दूसरे पे चढ़ जाते, किसी को एक झापड़ मार देते तो कितना जोर से चोट लगता है, इसमें तो कैसे गिर जाते हैं एक दूसरे पे। मैंने बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगता है खेलने में, बहुत फन गेम है। तो तुमने छोटी उम्र से झूठ बोलना शुरू कर दिया स्वीटी? तो टूटते हैं। फिक्र, किसी परिवार के किसी भी सदस्य को फिक्र हुआ कि मेरी बेटी, मेरी बहन, उसके चेहरे को क्या होगा, बॉडी को क्या होगा, खुदा ना करे कल को कुछ हो गया उसको फील्ड पे, ऐसा किसी ने कुछ भय प्रकट नहीं किया? नहीं उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम इंडिया कैंप के लिए गए थे पेरिस वर्ल्ड कप के लिए अंडर 18, तो उस टाइम हमारा नाक फ्रैक्चर कर गया था, तो उस टाइम हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो इसीलिए वो पहले से ये थे। गुस्सा? हाँ नहीं गुस्सा नहीं थे, तो उनको पता था कि ये गेम में शायद ऐसा कुछ होता है, तभी वो गुस्सा नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे हाँ ये तो होते रहता है, फिर जो आगे खेलना है तभी से। और उनका जोश बढ़िया नहीं, बस खेलना है तो खेलना है। अच्छा, अब बताओ अड़ोस पड़ोस के बारे में, उनको कैसा लगा? उन्होंने कुछ खुसफुस किया मम्मी डैडी के कानों में कि ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कियों को? ऐसा कुछ हुआ अड़ोस पड़ोस में, गांव में, बिरादरी में? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ दिनों तक ऐसा था जब भी मैं एथलेटिक्स कर रही थी, तो अभी तक इतने न्यूज़पेपर मीडियाज वगैरह मतलब घर पे नहीं आते थे, तो तभी तक वो उन्होंने मम्मी से ऐसा बोलते थे कि आपकी बेटी सुबह सुबह रनिंग करने जाती है रोड पे, क्यों जाती है रनिंग करने, ऐसा करके क्वेश्चन करते थे सभी। तो मम्मी बोलती थी कि हमारी बेटी का एम है रनिंग करना, तो वो जाती है रनिंग करने, इसमें हम क्या कर सकते हैं फिर। तो नहीं आप मना करो, इतने छोटे छोटे पैंट टी शर्ट पहन के जाते हैं रनिंग करने, गांव की लड़कियों को ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो मम्मी ने बोली कि उसका एम है तो वो जो कर रही है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। मम्मी ने फाइनली ऐसे जवाब दिया। आपकी मम्मी, मैंने कहीं पे पढ़ा है, योर मम इज, लेट्स सी, चाइल्ड डेवलपमेंट टीचर। हाँ ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। पहले उनका नाम तो बताइए, फिर बताइए कि वो क्या। मम्मी का वही
पुष्पा कुमारी नाम है। और मम्मी मतलब हाउस वाइफ तो नहीं है, क्योंकि वो चाइल्ड डेवलपमेंट टीचर है। तो फाइनली वो सुबह उठती है, स्कूल में जाती है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है, उनके साथ मस्तियां करती है। और मम्मी काफी अच्छी है, मतलब अच्छे से सपोर्ट किया शुरू से। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, जो उनको बोला है कि आपकी बेटी ऐसे है, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि नहीं, वो जो कर रही है वो सही है। हाँ, आपकी मम्मी कहाँ है मम्मी घर पे है। और आप कहाँ हो? घर पे ही है। बुलाइए मम्मी को, दे एक बार हेलो तो कहें हम उनसे। मम्मी, मम्मी छाई छत के रूम पे है, ऊपर हाँ, वाले रूम पे। शाम के समय पे थोड़ा सा बहुत, अभी भी वहां पे अब गर्मी बहुत हो गई है कि अब थोड़ी शाम में थोड़ी सी नहीं नहीं, शाम में थोड़ा बेटर फील होता है, बट ये दोपहर में ये बहुत ज्यादा गर्मी गर्मी लगता है। और इस समय मैं देखता हूँ कि शाम में मच्छर काफी होते हैं 1 घंटे के लिए, 6 और 7 के बीच में। आपके यहाँ पे हाँ, यहाँ पे भी होते हैं मच्छर, शाम को? बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं। हाँ, लेकिन अब रात को अगर जो फैन के, हाँ, रात में बेटर फील होता है, क्योंकि फैन के नीचे जब भी आप सोओगे तो मच्छर भाग जाते हैं ठंडा से। मम्मी आ रही है शायद मम्मी सुनी नहीं। तो चिल्लाओ तो सही। भाई, मम्मी, तुम इधर आओ, राहुल सर बात करना चाह रहे हैं। इधर आओ, राहुल सर बात करना चाह रहे हैं। बैठो इधर। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छे हैं। आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ। तो पुष्पा जी, हम स्वीटी से बातें कर रहे थे कि उन्होंने पहले दौड़ना शुरू किया था एथलेटिक्स स्कूल में, फिर बिना बताएं आपको या आपके हस्बैंड को कि वो रग्बी में रग्बी की कोशिश कर रही है। एक दिन आपके पास आती है, कहती है कि मुझे पासपोर्ट चाहिए। आप लोगों ने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रग्बी खेलने बाहर जा रही हूँ, दुबई। आप लोगों ने कहा कि ये खेल कैसा होता है? उसने बताया कि मैं बाद में बताऊंगी। फिर वो गई देश के लिए खेलने के लिए। फिर आपने देखा टीवी पे कैसे खेल रही है। तो हम ये जी। जानना चाहते हैं आपसे कि आपको कैसा लगा जब आपने पहले आपकी बेटी को एक विचित्र नया एक खेल खेलते हुए दुबई में, इंडिया के लिए, वो भी कैसा लगा आपको? खेल देखने में तो लगा कि मेरी बेटी देश के लिए कुछ कर रही है। हमको ये न लगा कि ये खतरनाक खेल है या कुछ भी पता ही नहीं चला। लेकिन लगा कि चलो मेरी बेटी बाहर गई, विदेश जाके इंडिया के लिए खेलने गई है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकता है। और हम वो कह बहुत रही, खुश थे। वो तो मुझे पता है, लेकिन फिक्र कहीं पे होता है आपको? हाँ, जाती है तो अब तो पता चल गया है कि ऐसे होता है खेल में, तो थोड़ा टेंशन हो जाता है कि मेरी बेटी गई है खेलने के लिए। पता ना, उनसे गुरु से दया मांगते हैं कि मेरी बच्ची बाहर गई है तो अच्छा से खेल के चले आए घर। और अच्छा, और ये बताइए, अड़ोस पड़ोस, बिरादरी के लोग, बाकी जो आपके परिवार, किसी ने आपको कुछ कहा कि आपकी लड़की क्या खेल रही है, उसको बैडमिंटन खिलवाओ, कुछ मतलब रग्बी खेल के ये होगा वो होगा, आप सुनती है क्या? और अगर सुनती हैं तो हाँ, आपका जवाब क्या होता है? हाँ, शुरू में सब बोलती थी कि आपकी बच्ची क्या खेलने जाती है। तो हम बोले कि मेरी बच्ची रग्बी खेलती है। पहले तो दौड़ करती थी, तो ये स्कूल के तरफ से दौड़ती थी, तो बोलते थे कि वो अपना, उसका इच्छा है, वो अपना दौड़ कर रही है। जो बच्चा का इच्छा होगा वही ना करेगी। तो उसका इच्छा है कि हम दौड़े खेले, तो वही में अपना खुशी है हम लोग को भी। हम लोग क्यों रोके? क्या सब बात! बच्चा का अपना अपना इच्छा होता है ना। नहीं, मैं मानता हूँ कि सारे जो ऐसे जो सारे कहानियां हम सुनते आ रहे हैं, खास करके हमारी लड़कियों के बारे में रग्बी में, अगर दोनों माँ बाप में से एक का सपोर्ट, एक का
जो है आश्वासन वो नहीं मिले तो बहुत मुश्किल हो जाता है घर में। जी जी, और आपकी मुश्किल तो होती है। अब आपके स्वीटी के पिताजी के बारे में बताइए, उनका रिएक्शन, उनका बर्ताव कैसा है, उनका पूरा उनके जो भावनाएं हैं इसके बारे में क्या है? इनके पापा भी अच्छे हैं, उनके पापा भी नहीं रोकते हैं, बहुत हेल्प करते हैं थी स्वीटी को। पासपोर्ट बनाने के लिए बाहर जाती है तो पैसा का मदद करते हैं, पैसा का भी हेल्प करते हैं जाने के लिए। जो भी होता है सब कुछ हम लोग करते हैं अपनी तरफ से, जितना हम लोग को चाहिए उतना कर देते हैं स्वीटी को मदद। आप अभी छत पे थी क्या? हाँ हाँ, छत पर थे। ठीक है, आप जाइए छत पे, हम आपकी बेटी से और बातें करेंगे। बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, प्रणाम। ओके पुष्पा जी। What a lovely woman, Sweety, your mother is. Strong, supportive. She's, you can make out that she's a woman of real character. I'm sure your father must be the same, but I always love to hear mother stories. That's why I called your mom to come and speak. बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, okay. So Dubai is over. आप वापस आती हो। वैसे घर पे काफी कोऑपरेशन आपको मिल रहा है। नासिर ने कोच किया था दुबई के लिए। अगले कैंप और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बारे में बात कीजिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखना चाहता हूँ कि अभी आप अंडर 19 के लिए खेल रही थी और ये आपका पहला टूर्नामेंट था। किसी को इतना पता नहीं था कि स्वीटी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। शायद एक्सपेक्टेशंस लोगों के, कोच के, टीम प्लेयर्स के एक्सपेक्टेशंस शायद थोड़ा बढ़ते हैं स्वीटी के बारे में। तो इन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके कि अभी मुझे बेहतर बनना है, ये ग्रोथ, ये जो आपका एक ग्रोथ है एज अ रग्बी प्लेयर, इसके बाद कैसे हुआ और किस को आप शुक्रिया अदा करना चाहते हो कि इनकी वजह से मेरा रग्बी बढ़ा है? पहले तो जब भी मैं दुबई 2017 में खेलने गई थी तो उधर मेरा मतलब नाम टॉप 8 बेस्ट स्कोरिंग में था। तो मैं काफी आगे चल रही थी, मतलब लास्ट सारा टूर्नामेंट खत्म होते होते टॉप 8 में चले गए थे। तभी मुझे लगा कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और टॉप 8 में हूँ तो शायद मैं आगे और भी बेहतर कर सकती हूँ। मुझे उस टूर्नामेंट से मतलब ये अंदर से फील हुआ कि मैं और भी बेहतर कर सकती हूँ। तभी मैंने उधर से वापस आई तो ज्यादा फोकस करने लगी और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देने लगी और अपने क्लब में मतलब जाके बहुत कुछ सीखने लगी कि हाँ मुझे ये जानना। और कैंप से तो बहुत कुछ सीखने को मिला था क्योंकि उस टाइम हमारे यूएसए के हेड कोच माइक फ्राइडे सर भी आए थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो वो सब ही चीजें याद था, तो आके मैंने उसका रिवीजन किया वापस। तो मुझे मतलब इस गेम में लाने में सभी का मतलब काफी अच्छा सपोर्ट है। मतलब हमारे सबसे पहले तो बिहार रग्बी एसोसिएशन, फिर एसोसिएशन के सचिव पंकज कुमार ज्योति सर, शायद वो नहीं होते तो हम आज यहाँ पे नहीं होते। और हमारे पेरेंट्स ने तो सपोर्ट किया ही, तो मैं इन सबको मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने काफी अच्छा सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक जाने में। ना प्लीज बिहार रग्बी अभी सीनियर नेशनल जीत के आए हैं आप। बिहार रग्बी के बारे में सबको बताइए थोड़ा सा, क्योंकि आजकल उड़ीसा का जो कहानी है हम सुनते आए हैं, हरियाणा में, दिल्ली में, बम्बई में अब तो हम जानते हैं, लेकिन बिहार रग्बी का जो एक सेटअप बिल्कुल लोअर लेवल से, स्कूल लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इसका एक सेटअप बताइए और बताइए कि कामयाबी के पीछे शायद 1 2 4 5 लोग होंगे, लेकिन आपको क्यों लगता है कि बिहार में इतने कम समय में कामयाबी हासिल उनको आपके स्टेट को मिला है? तो एक पहले सेटअप के बारे में बताइए और उसके पीछे लोग जो हैं, और फिर व्हाई इज बिहार बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द कंट्री? जब ही हमने उससे पहले भी सीनियर मैचेस खेले थे, बट
हमने जब भी पता चला कि हमारे सीनियर बिहार पटना में होने वाला है, तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। और तभी मैंने सर को कॉल करके पूछी, क्या सर कैंप लग रहा है? उन्होंने बोला हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद कैंप लग जाए। कौन तो कौन ने सा क्या सर? सर का कौन सा सर है ये? पंकज कुमार ज्योति सर से मैंने पूछी, तो उन्होंने बोला हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ। तो फाइनली हमारा ये मिल गया, स्पॉन्सरिंग मिल गया। तभी उन्होंने हमारा 6 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज किए, मात्र 6 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज किए। तभी मैंने लड़कियों से बात करके मैंने बोली कि हमारे पास 6 दिन है, बहुत है, हमारे पास 6 दिन मिला, बहुत ज्यादा है। और हमारे पास वो टैलेंट है कि हम कुछ अच्छा कर दिखा सकते हैं इस बार, क्योंकि हमने पिछले सीनियर खेले थे, तो वहाँ के जो वॉचमैन थे ना, वो हम लोगों से एक ही उम्मीद किए थे कि आप लोग बिहार के हो और पटना के हो, तो यहाँ का ट्रॉफी यहीं रहने दो, यहाँ से बाहर मत जाने दो। लेकिन हम उस टाइम उस टीम के लिए मतलब नए थे, तो हमने ध्यान नहीं दिया कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम काफी नए थे। तो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दी। लेकिन इस बार मतलब वो बात मुझे याद आ रहा था कि पिछले साल वॉचमैन ने क्या बोला था, और इस बार हमको वो कर दिखाना है। तभी हमने अपने टीम से बात की और बोले कि सबको अपना 100% देना है, हमारे लिए 6 दिन बहुत बेहतर है। और हमारी टीम को कोचिंग करा रहे थे गौरव भैया, जो बिहार के एकलौते कोच है, वही कोचिंग करा रहे बिहार में। तो उस टाइम वही कोचिंग करा रहे थे, बट उनके कोचिंग कराने के टाइम से हम एक्स्ट्रा टाइम ले रहे थे लड़कियों से, और एक्स्ट्रा टाइम में बात कर रहे थे कि हमें ऐसे खेलना है, ये करना है, हमें तो जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन मुझे क्या ग्राउंड पे करना है वो कर दिखाना है। मैंने उन सबों से बात की, उन सबों ने बोला ठीक है। फिर काफी अच्छे से सब लोगों ने प्रैक्टिस की। मात्र 6 दिन के कैंप में उन्होंने बहुत बेहतर कर दिखाया। जैसे जैसे मैचेस खेलते गए, उनका एक्सपीरियंस बनते गया, उनको समझ में आते गया कि हम कैसे खेलेंगे तो फाइनल खेलेंगे। और मतलब हमने फाइनल में गए, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं फाइनल खेल रही हूँ करके। और काफी अच्छा फाइट भी किए थे ओडिशा टीम को। हमारा मैच ड्रॉ हुआ था, एक्स्ट्रा टाइम मिला, तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, शायद विजिल लग गया था, बट हाँ लास्ट मोमेंट पे हमने ट्राई कर दिया, बट विजिल लग गया था, टाइम खत्म हो गया था, बट उन्होंने खिलाते रह गया, थोड़ा सा टाइम बचा, हमने जाके ट्राई कर दिया, फाइनली हमारी टीम का जीत हो गया। फिर तो सबको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में हम चैंपियन बन गए हैं। फिर तो बिहार वाले सभी खुश हो रहे थे, फिर वहां के वॉचमैन भी सोचने लगा कि हाँ फाइनली इस बार इसने मेडल ले ही लिया। तो काफी यहाँ के गवर्नमेंट भी खुश हो रहे थे कि हाँ इस बार बिहार का ट्रॉफी बिहार में ही रह गया, यहाँ से बाहर नहीं गया। और हम तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे देख के कि हाँ अभी खुशी सब में झलक रहा है। ऐसे हर बार होता था कि नहीं हम लोग मेडल नहीं लेते थे, लेकिन इस बार हमने कुछ अच्छा कर दिखा। सारे टूर्नामेंट में कुछ ऐसा ही हो रहा है, हमारा SDFI हो गया, या फिर खेलो इंडिया में भी इस बार सब लोगों ने सिल्वर मेडल मारा, तो काफी अच्छा हो रहा है। पिछले साल एशिया रग्बी ने आपको एशियाज फास्टेस्ट रग्बी प्लेयर का एक अवार्ड दिया है, नॉमिनेटेड फॉर द ब्रेक थ्रू फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर बाय इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स। कैसा लगता है ये इन अवार्ड्स नॉमिनेशंस मिलने के बाद? बहुत अच्छा फील होता है कि मैं इंडिया की फर्स्ट हूँ, मुझे ये अवार्ड मिला। ऊपर से मैं एक बिहार से हूँ, मैं बिहार रग्बी एसोसिएशन से निकल के इतना दूर तक गई हूँ, हमारा नाम हो रहा है, हमारे बिहार का, हमारे देश का, सभी का नाम हो रहा है, तो काफी अच्छा फील होता है। और सब लोग मतलब बहुत प्राउड फील करते हैं कि स्वीटी कहाँ थी और कहाँ से कहाँ चली गई, अपने देश के लिए क्या कर रही है। तो मुझे भी सब लोगों को देख के मुझे खुशी होता है कि सब लोग हमसे कितना ज्यादा खुश है। तो सबकी खुशी में हमारी खुशी है, सभी खुश होते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो हमारे अच्छे करने से सभी को खुशी तो मिल रहा है फाइनली। तो इसीलिए मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है कि मैं कुछ अच्छा कर दिखा रही हूँ और सोच रही हूँ कि उससे भी बेहतर कुछ करूँ। तो अब खेल के बारे में बात करें कि आपकी ख्वाहिश क्या है? अब एशियाज फास्टेस्ट फीमेल रग्बी प्लेयर, मैंने आपको देखा एशियन रग्बी चैंपियनशिप्स में, उड़ीसा में, भुवनेश्वर। एज अ प्लेयर आपके एम्स, आपकी ख्वाहिश क्या है? एम्स बस यही है कि हम एशिया में टॉप 1 पे आए और इसके बाद एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करे, एशियन गेम्स खेले,
बस हमारा एम यही है कि एशियन गेम्स में हमारा नेशनल टीम क्वालिफाई करे। कोच नए कोचिंग स्टाफ इंडियन टीम के लिए उसके बाद उनके बारे में कुछ कहोगे आप? हाँ, वो कोच मतलब काफी अच्छे है। उनका प्रैक्टिस कराने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो फील नहीं होने देते कि हम थक रहे हैं या फिर हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मतलब थोड़ा फन भी होता है और अच्छा भी लगता है करने को। हाँ, हमने फाइनली रग्बी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफी अच्छे कोच है, जो भी साउथ अफ्रीका के कोच है, जो भी उनसे हमने जो ट्रेन लिया वो आए तो शायद मुझे लगता है कि मैं और भी ज्यादा इम्प्रूव की हूँ, क्योंकि उन्होंने पर्सनल कोचिंग भी मुझे दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बहुत बात की हमसे कि हाँ स्वीटी ऐसा करोगे तो बेहतर होगा। तो इसलिए काफी अच्छे कोच हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, उनका माइंड बहुत अच्छा है। और इंडियन टीम की जो लड़कियां हैं जो आप खेलते हो, आप सब देश के अलग अलग कोने से आए हो। शायद किसी को हिंदी ना पता हो, या शायद किसी को सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस पता हो, शायद कोई अमीर हो, शायद कोई बहुत गरीब हो। देश तो बहुत बड़ा है हमारा, सारे रंग हैं इस देश में। सो इंडियन टीम कैंप में फीलिंग कैसा होता है अमंगस्ट द वुमेन एंड द गर्ल्स? मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे कोई अमीर घर से भी है, कोई गरीब घर से भी है। किसी को एसी में भी रहने का आदत है, कोई ऐसे ही झोपड़ी में भी रह के आते हैं, बट वहां पे सभी एक समान हो जाते हैं। उस टाइम बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कोई अमीर होता है तो गरीब को देखने को नहीं मांगता है, बट वहां ऐसा लगता है कि सभी एक साथ मिलके, और ऐसा नहीं फील होता है कि ये अलग कास्ट के हैं, हम अलग कास्ट के हैं, फिर ये दूसरे स्टेट की है, ये हमारी अपनी नहीं है। लेकिन उस मोमेंट पे इतना अच्छा फील होता है कि हम इंडिया टीम है। बस माइंड में एक ही चीज रहता है कि हम इंडिया टीम है, ना ही कोई गरीब है, ना ही कोई अमीर है, कोई अलग स्टेट की, ऐसा कुछ माइंड में नहीं होता। तो काफी प्राउड फील होता है कि हम इंडिया के लिए और हम एक हैं और हम सब एक साथ में हैं। हाँ, वो मोमेंट होता है कि हम अपने स्टेट के लिए खेलते हैं, तभी वो अलग चीज है। लेकिन जब भी कैंप में होते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है कि हम इंडिया कैंप करने आए और इंडिया खेलने मुझे जाना है। वहां हमारे नाम के आगे इंडिया होगा। तो ये देश में ये देखने का जो एक तरीका बन गया आपका, कि ना ही आप जात देखें, ना ही आप अमीर गरीब को देखें, ना ही आप मजहब को देखें। ये जो दुनिया देखने का एक तरीका है, क्या आपके पर्सनल लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में, आपके घर में ये देखने का तरीका आपको बदलना पड़ता है, कि ये देखने का तरीका सब मानते हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो क्या ऐसा मतलब इंडिया खेलने के लिए तो बहुत आसान है कहने के लिए कि मजहब के बारे में छोड़ दो, जात के बारे में छोड़ दो, यू नो रिच पुअर के बारे में छोड़ दो। लेकिन जब आप गेम के बाहर आते हो, जब आप आते हो, तो क्या यही विषय बड़े विषय बन जाते हैं कि नहीं, वैसे ही जैसे हम इंडिया टीम के खेल रहे वैसे ही मैं दुनिया को देखती हूँ? एक्चुअली वैसा ही कुछ है। हमने शुरू से सोचा कि अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता, जात पात कुछ नहीं होता, हम इंसान हैं। हमने यहाँ पे जात बनाया है और ये तो है कि कोई अमीर है तो कोई गरीब है, बट इसको हम ये में नहीं लेते कि हाँ हम गरीब हैं तो वो अमीर है तो उसके साथ भेदभाव करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बाहर भी वैसा ही मानते हैं जैसा हम गेम में मानते हैं। फैंटास्टिक। जो स्वीटी थी 12-13 साल की स्वीटी, और आज 20 साल की, हाँ होने वाली है 20 साल की, हाँ 20 साल की स्वीटी, अगर आप उस 13 साल की स्वीटी को देखोगे और आज ये 20 साल की स्वीटी उसको देखती है, तो उन दोनों में फर्क क्या बना है? फर्क बहुत बन गया है कि मैं मतलब 13 साल की जब भी थी तो शायद मुझे कोई जानते भी नहीं थे और मैं इतना सोशल मीडिया पे थी भी नहीं, बट अभी ऐसा कुछ हो गया कि सब लोग जानते हो। और ये जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहां पे तो सभी लोग जानते हैं। अगर जो एक दिन मैं मार्केट निकल जाऊं तो सबके मुंह से यही निकलता है, अरे ये तो स्वीटी चौधरी है ना।
अरे ये तो स्वीटी चौधरी है ना, वो रग्बी प्लेयर, मतलब सबके मुंह से ऐसा निकलता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो एक लाइफ था और अभी मैं एक हूँ, तो दोनों में कितना अंतर है कि यहाँ आने में और अभी लोग मुझे पहचान रहे तो सिर्फ रग्बी की वजह से। शायद मैं रग्बी ना खेलती तो मुझे लोग नहीं जानते, मैं जो कर रही थी वही करती और जहां थी वहीं पे रहती। बट ऐसा कुछ है कि मैं सोचती हूँ रग्बी है इसलिए मैं हूँ। ये तो बाहर की बात है, शान, शोहरत, रिकग्निशन, लेकिन मैं चरित्र, पर्सनालिटी, अंदर की जो स्वीटी थी 13 साल की और आज की जो स्वीटी है, उन दोनों में फर्क क्या है? हाँ, उसमें भी फर्क हो गया। क्यों, पहले मतलब ऐसा कुछ डिमांड किया करते नहीं थे। मतलब पहले थे तो कोई भी शूज पहन लेते थे, कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी पी लेते थे, मतलब ऐसा कुछ डिमांड नहीं करते थे कि पापा मेरे को ये चाहिए। बट अभी ऐसा कुछ हो गया, पापा थोड़ा ब्रांडेड चीजें चाहिए ताकि पहन के बाहर में जाए तो लगे कि हाँ थोड़ा अच्छे हैं। मतलब मतलब सबको ये लगे कि हाँ एक बड़ी प्लेयर बन गई है तो हाँ पहनावा ओढ़ावा भी इसका अच्छा हो गया है। मतलब इसीलिए मैं थोड़ा इधर मतलब ज्यादा कुछ डिमांड करने लगी हूँ पापा से। पापा मुझे खाने में ये चाहिए ताकि मैं फिट रहूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर मुझे पहनने के लिए ये चाहिए, ब्रांडेड चीजें चाहिए ऐसे। तो वो मना नहीं करते हैं कि हाँ नहीं देंगे, वो भी समझते हैं कि हाँ इतना नाम हो रहा है तो उसके अलावा भी इसको मतलब खाने पीने और पहनने ये सभी चीजें अच्छा देना होगा, तभी वो मना नहीं करते। तो ये सब में काफी बदलाव आया। पहले मतलब ऐसा होता था कि हम अपने आप को मतलब कुछ समझते थे नहीं, मतलब ऐसे घूमते फिरते जिधर मतलब खेलते कूदते रहते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया, सिर्फ प्रैक्टिस में जाओ, प्रैक्टिस से वापस आओ, घर पर रेस्ट करो, खाओ पियो आराम से, बस इतना ही कुछ। नहीं, मैं और भी अंदर जाना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आत्मविश्वास के बारे में, मैं पूछ रहा हूँ कि कंसंट्रेशन, एक एक बिलीफ होता है कि मैं ये कर सकती हूँ। ये जो क्वालिटीज हैं इसमें से चैंपियन बनता है। कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, जो इनर स्ट्रेंथ कहते हैं। 13 साल की स्कूल में ये सब था? नहीं, तो ये कुछ कुछ भी चीजें नहीं थी। मतलब फर्स्ट तो डिसिप्लिन नहीं था कि बड़े को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, किसी के साथ बात कैसे करते हैं, ये सारी चीजें नहीं था। बट अभी ये सब चीजें समझ में आ गया कि बड़े लोगों के साथ हमें कैसे बात करनी चाहिए, किसी के साथ कैसे मतलब पेश आना चाहिए। ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आ रहा है। फिर अपने आप को बदलने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा पहले से बेहतर करने के लिए, पहले और अब में मतलब थोड़ा अंतर दिख रहा है मुझे। बट मैं सोच रही हूँ कि और भी बेहतर करूँ, तो उसके लिए कोशिश कर रही हूँ कि पहले से और भी ज्यादा बेहतर करूँ। स्वीटी, 7 बज गए, हमें इस प्रोग्राम को खत्म करना है। ढेर सारा प्यार। अब हम अगला टूर्नामेंट कब है और कहाँ है? कोविड के बाद फर्ज करो एंड ऑफ द ईयर, देयर शुड बी समथिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट? अगस्त सितंबर शायद, मुझे शायद पता है जकार्ता में शायद। सुरक्षित रहो वहाँ पे, अपना सेहत का ख्याल करो। सारे भाई बहन, पिताजी माताजी को हमें हमारा प्रणाम देना। एंड सी यू सून। बहुत मजा आया। आपको मजा आया कि नहीं आज? हाँ हाँ मजा। Okay, lots of love. Bye. बाय। Bye. See you everybody. Thanks. Cheers.